सो मॉर्निंग। आपका जो एनएमसी का नया सिलेबस है उसमें अलग अलग टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं जो अलग अलग क्लासेस में कवर करने हैं। सो जो डायरिया है, डायरिया के 3 स्पेसिफिक टॉपिक आज कवर करने हैं, बट आपकी पहली क्लास है इसलिए मैं डायरिया को बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सो व्हाट इज डायरिया? Diarrhea may be acute or chronic. So how do you define acute diarrhea? Stool with increased water content, that is at least 200 gram per day, or frequency at least thrice per day, that last less than 2 weeks. तो यहाँ पे 2 weeks is the upper limit. तो ये acute diarrhea हो गया। ठीक है। जो 2 weeks से ज़्यादा persist करेगा वो acute नहीं रहेगा। So how we evaluate a patient with acute diarrhea? Am I audible clearly? So we have to see the severity of dehydration because patient is losing water and electrolytes, and whether that patient requires any diagnostic test or not, that we have to decide. And is there any specific cause for diarrhea, and does patient require any specific treatment or not? So while evaluating these patients of acute diarrhea, we have to take a detailed history of these patients. We have certain questions we have to ask the patient and the family. What are those questions? First of all is the duration of diarrhea. Okay. Like, क्यों important है duration of diarrhea? पेशेंट को वाटर लॉस कितना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस कितना हुआ है। ठीक है ना। एक दिन का डायरिया है, नंबर ऑफ स्टूल्स कितने हैं, देन स्टूल वॉल्यूम कितना है, फ्रीक्वेंसी हो गई, देन स्टूल्स कैसे हैं, स्टूल्स लूज स्टूल्स हैं या प्योर वाटर आ रहा है, उससे भी पता चलेगा कि डायरिया का कॉज क्या है। देन वेदर द पेशेंट इज पासिंग ब्लड और म्यूकस इन द स्टूल्स, इज देयर एनी एसोसिएटेड पेन, एब्डोमेन और फीवर, वेदर द डायरिया इज एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, is patient passing urine or not, because अगर patient pass urine नहीं कर रहा है, that means patient is severely dehydrated. Okay. Whether the patient is conscious or not or drowsy. क्यों होगा drowsy? Dehydration से क्या होगा? Water loss हुआ, electrolytes हुआ। Electrolyte loss में hyponatremia हुआ, सोडियम कम हुआ, तो patient drowsy होगा। Secondly, अगर वॉल्यूम बहुत कम हो गया तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन होगा तो यूरिन आउटपुट कम होगा, और हाइपोटेंशन है तो पेशेंट ड्राउजी हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया है तो पेशेंट ड्राउजी हो सकता है। टाइम, सो अनदर क्वेश्चन इज वेदर ही इज द ओनली पर्सन इन द फैमिली हु इज इन्वॉल्व्ड और द फैमिली, टोटल फैमिली इज इन्वॉल्व। सो ये क्या स्पेसिफाई करेगा? फूड बॉर्न। कल रात को पार्टी करी थी, हम बाहर होटल में खाने गए थे, तो 5 जने गए थे, पांचों के पांचों को डायरिया हो रहा है। दैट मीन्स अ कॉमन सोर्स इज देयर इन दीज पेशेंट्स। सो हिस्ट्री itself will tell you about the diagnosis and whether the patient is taking any antibiotic. Why this question is important? Because certain antibiotics can also cause diarrhea. And what is the occupation of the patient? Why? Suppose that patient who is having infectious diarrhea, he himself is a cook. ठीक है, तो वो औरों को स्प्रेड कर सकता है। So occupation, asking occupation is again very important. So how will we proceed and how will we examine these patients? We'll assess the pulse, blood pressure, the skin turgor. How do you see the skin turgor? देखो ये क्लिनिकल क्लास है, मेडिसिन की क्लास है, तो मैं आपको थियोरेटिकल नहीं जाऊंगा, थियोरेटिकल बुक में भी मिल जाता है। कुछ टिप्स दूंगा, कुछ चीजें सिखाऊंगा, आगे भी मैं मेडिसिन में जब भी क्लास लूंगा। स्किन टर्गर होता है जो स्किन की इलास्टिसिटी है। आप स्किन को पिंच करो एंड लीव दैट, स्किन तुरंत वापस उसी शेप में आ जाती है। डिहाइड्रेटेड पेशेंट जो होगा उसकी स्किन को पिंच करोगे, वो थोड़ी देर के लिए ऐसे रह जाएगी, जैसे डो होता है ना, आटे को करते हो तो आटा वैसे ही रह जाता है, तो डो ही स्किन हो जाती है डिहाइड्रेटेड पेशेंट के अंदर। यू कैन सी दिस ऑन
either on the dorsum of your arm or on abdomen. ठीक है. ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कैसे देखेंगे? ये सब 10 बजे तक आते रहोगे क्या आप लोग? इसको बंद कर दो अब. 15 मिनट ठीक है. You can ask patient to show his or her tongue. If tongue is moist, that means patient is properly hydrated. If it is dry, leathery skin, बिल्कुल सूख रही है, that means patient is dehydrated. आप इधर आ जाओ तीनों, इधर आ जाओ. Then we'll see the mental status and type of breathing. Patient is hyperventilating or not. Then we'll assess the muscle strength and muscle reflexes, as there may be hypokalemia. What is hypokalemia? पोटेशियम कम होना. ठीक है. तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया दोनों हो सकते हैं. अगर हाइपोकेलीमिया है तो क्या होगा? रिफ्लेक्स क्या होंगे? ठीक है. Then we'll examine the abdomen to exclude any surgical cause. Very important. पेशेंट तो डायरिया करके आ रहा है और हम उसको सोच रहे हैं इन्फेक्शियस डायरिया है और पेशेंट को अपेंडिक्स है, डाइवर्टिकुलाइटिस है, कोलाइटिस है, गट में इन्फेक्शन है और सर्जिकल कॉज है. तो एब्डोमेन को एग्जामिन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट कैन बी द डिफरेंट फाइंडिंग्स इन एब्डोमेन? ठीक है, सर्जिकल कॉज की बात कर रहे हैं. What are the different abdominal emergencies or situations? कौन कौन से होते हैं जब पेन एब्डोमेन होता है? कौन कौन से कॉजेज होते हैं? अपेंडिसाइटिस इज द मोस्ट कॉमन, है ना. तो अपेंडिसाइटिस होगी तो एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा? राइट इलैक फोसा में पेन होगा. ठीक है. पेन एंड टेंडरनेस, मे बी रिजिडिटी और गार्डिंग. रिजिडिटी, गार्डिंग, ये सब चीजें अभी आप मेडिसिन में कंसेप्ट क्लियर करोगे. ठीक है. तो अगर पेन है उसको किसी बेसिकली सर्जरी आप लोगों ने अभी शुरू कर दी पढ़नी? एब्डोमेन एग्जामिनेशन नहीं पढ़ा? तो विल डिवाइड एब्डोमेन इन 9 क्वार्टर्स. 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन. तो 9 क्वार्टर्स होते हैं. राइट इलैक फोसा, अम्बिलिकल, लेफ्ट इलैक फोसा, देन एपिगैस्ट्रिक. राइट इलैक फोसा, एपिगैस्ट्रिक एंड देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और बाकी 3 नीचे और उसके नीचे राइट इलैक फोसा, लेफ्ट इलैक फोसा एंड सुप्राप्यूबिक एरिया. तो इन सभी 9 एरियाज के अंदर डिफरेंट कॉजेज हैं जो सर्जिकल कॉजेज होते हैं जो पेन कर सकते हैं. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल. सो टू एक्सक्लूड सर्जिकल कॉजेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the different mandatory questions. I am not going into the details. So when we'll prescribe the test, if patient is having 2 or 3 diarrhea history, 2 or 3 loose stools history, maybe we'll not ask him to get him worked up. और अगर ज़्यादा है तो ही करेंगे. What are those conditions? If patient is saying grossly bloody stools, patient is severely dehydrated, symptoms lasting more than 3 days, and if the patient is immunosuppressed or immunocompromised patients, onco patient, elderly patient, diabetic patients, okay, or patients on immunosuppressive medicines, we can treat these patients on outdoor basis. But कौन से patients का ज़्यादा ध्यान रखेंगे? ये patients के. And what are the different indications for hospitalization in these diarrheal patients? Diarrhea begins more than 3 days after admission. Nosocomial outbreak, HIV patients, neutropenic patients, and elderly patients. Different lab tests usually not helpful in acute management of a patient with diarrhea, as most cases are self-limiting. Specific diagnostic investigations may be required for patients with severe dehydration, persistent fever, bloody stool, and immunosuppressed patients. TLC count we can see. Then obviously we'll see the hydration status of patient, and we'll check the electrolyte and acid base status of the patient. Severe diarrheal patients produces metabolic acidosis. डिटेल में नहीं जाएंगे metabolic acidosis के. You have to obtain the blood cultures
to confirm whether the patient is having bacteremia or sepsis. In severe cases, we'll examine the stool. Stool culture can be sent, and we can send Clostridium difficile toxin A and B levels. So these are the different tests. So how will you come to the diagnosis that this patient is having which type of diarrhea? Not acute chronic. What is the pathogen? What is the cause of diarrhea? If the incubation period is shorter, usually 2 to 12 hours, patient may be having toxigenic diarrhea. Toxigenic means जो पहले से फूड में किसी में टॉक्सिन बना हुआ है, पेशेंट ने लेने के बाद में टॉक्सिन नहीं बना है. सडन ऑनसेट इन टॉक्सिक डायरिया, presence of fever and severe abdominal tenderness or tenesmus suggest inflammatory colitis. Vomiting developing suddenly along with diarrhea indicates toxin mediated event. जैसे अभी मैंने बताया फैमिली आउटिंग पे गई, बाहर खाना खाया और सबको आते ही 2-4 घंटे के अंदर पेट खराब हुआ, लूज मोशन, वॉमिटिंग्स हुई, तो कब होंगी? वो पुअरली प्रिजर्व्ड फूड था, टॉक्सिन्स बने हुए थे और वो टॉक्सिन ने खाते ही असर किया और पूरी फैमिली की हिस्ट्री मिलेगी आपको. डायरिया विद ब्लड सजेस्ट शिजिला, E. coli and E. histolytica infections. If patient is previously on antibiotic, consider Clostridium difficile infection. Clostridium difficile infection उन patients में होता है जो wide spectrum antibiotics लेते हैं, and it's very common in ICU patients when patients are on multiple antibiotics. And then sometimes outbreaks indicate, like newspaper में हम पढ़ते हैं ना कि एक particular area के अंदर बहुत सारे लोगों को हो गया, सीवर लाइन और जो अपनी वाटर सप्लाई लाइन है वो दोनों कनेक्ट हो गई, लीक हो गया, ठीक है. Then these are the outbreaks. If stool does not have leukocytes, consider toxin-induced causes. So how will we manage these patients? Most of the cases are self-limiting, as we all know that क्या बोलते हैं, ORS दे दीजिए, symptomatic treatment दे दीजिए, ठीक है ना, 1-2 गोली खाई और ठीक हो गए. तो most of these patients are self-limiting. मैंने आपको बताया आउटडोर में बाकी सारे पेशेंट्स रूटीन में ट्रीट करने हैं, जिनमें ब्लड है, जो ज़्यादा सीवियर हैं, 3 दिन से ज़्यादा की हिस्ट्री है, उनको आउटडोर में सीरियसली ट्रीट करना है, नहीं तो पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज फ्लूइड थेरेपी. सो हाउ विल वी असेस द सिवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन? Like we can categorize these patients in mildly dehydrated, moderately dehydrated and severely dehydrated. Urine output will be normal and markedly reduced. The most important question is electrolyte बाद में करोगे, हम एग्जामिन कर रहे हैं, स्किन टर्गर देखा, मॉइस्ट टंग देखी और ड्राई टंग देखी. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आस्क पेशेंट, भाई यूरिन पास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इफ पेशेंट सेड हाँ यूरिन किया, लास्ट टाइम कब किया था? सब वो तो सुबह किया था, उससे अभी तक नहीं हुआ. तो किडनीज पे फिल्ट्रेशन के लिए वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू हाइड्रेट द पेशेंट. और हाइड्रेट कैसे करना है? इफ पेशेंट इज हैविंग वॉमिटिंग ऑल्सो, देन IV देना है, बिकॉज पेशेंट जब भी जो भी ओरल लेगा वो वॉमिट कर देगा, तो इसलिए IV के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना है और डे केयर में रखना है. देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरल म्यूकोजा, स्किन टर्गर, आईज कैसे होंगी? संकन होंगी, ठीक है. संकन मतलब अंदर धसी हुई दिखेंगी आपको, पेशेंट की लुक से लगेगा कि पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड. पल्स रेट क्या होगा? डिहाइड्रेशन में मार्क टैकीकार्डिया होगा. जब आप एग्जामिन करोगे तो टैकीकार्डिया मिलेगा. ब्लड प्रेशर यहाँ तो ड्रॉप होगा और यहाँ बहुत लो मिलेगा, शॉक में होगा पेशेंट. रेस्पिरेशन टैकिप्निक होगा, एसिडोटिक होगा. मेंटल स्टेटस ऑब्वियसली लेथार्जिक, ड्राउजी अप टू कोमाटोज. देन लेटर ऑन जब यूरिन नहीं होगा तो यूरिया क्रेटिनिन भी बढ़ जाएंगे. जब ये पेशेंट्स आते हैं, इनके इन्वेस्टिगेशंस आते हैं, तो आपको हीमोग्लोबिन, TLC, हिमेटोक्रिट, क्रेटिनिन, यूरिया बढ़ा हुआ मिलता है. बढ़ा हुआ क्यों मिलता है? कंसंट्रेशन हो गया ब्लड का. कंसंट्रेशन कैसे हो गया? सपोज एक ग्लास के अंदर हम 1 चम्मच नमक डालें और एक तो ये डाइल्यूशन है, और एक आधा गिलास पानी भरा हुआ हो और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालें, तो वो कंसंट्रेटेड हो गया ना.
ठीक है। ऐसे ही अगर पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया तो दिस ऑल पैरामीटर्स विल बी हाई। सो ये इसको नहीं देखना, पहले पेशेंट को हाइड्रेट करना है। अगर पेशेंट को हाइड्रेट करोगे, वॉल्यूम रिस्टोर करोगे, तो ये चीजें अपने आप नीचे आ जाएंगी। सो व्हाट अबाउट रिहाइड्रेशन? टॉक्सिन इंड्यूस्ड डायरिया प्रोड्यूसेस stools दैट आर नियरली आइसोटोनिक। ये छोड़ दीजिए। ORS आप सबको मालूम है, पढ़ा है, PSM शुरू हो गया अभी आप लोगों का, कंसंट्रेशन पढ़ लेना ORS में क्या क्या होता है, कंटेंट्स क्या होते हैं। So intravenous fluids for moderate to severe dehydration and patients who are having vomitings, otherwise यह severely है, severely dehydrated है, पेशेंट का BP बहुत कम है, उनमें IV फ्लूइड की जरूरत है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन प्रैक्टिस, 80 to 90% पेशेंट्स इन द प्रैक्टिस कैन बी मैनेज्ड ऑन ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन में क्या क्या देते हैं? गुड फ्लूइड्स आर should not give plain water because plain water के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। It will again dilute the electrolytes. ऑलरेडी सोडियम कम है, ऑलरेडी पोटेशियम कम है, तो प्लेन वाटर की जगह ORS देते हैं अपन, या घर में नमक चीनी का घोल बोलते हो, या कोकोनट वाटर इज द बेस्ट रिहाइड्रेशन फ्लूइड बिकॉज नेचुरल अकरिंग मिनरल्स, पोटेशियम, सोडियम सब है उसके अंदर। और पोटेशियम रिच फूड देते हैं। पोटेशियम रिच फूड इज बनाना। बनाना में बहुत, एंड बनाना में जो उसकी प्रॉपर्टी है दैट विल कॉज अ लिटिल कॉन्स्टिपेशन आल्सो। सो बनाना इज गुड, कोकोनट वाटर इज गुड। देन वी कैन गिव खिचड़ी। सब दादी बोलती है ना खिचड़ी दो, खिचड़ी खाओ, तो खिचड़ी के पीछे लॉजिक था। जो पल्सेस हैं, दाल है, उनके अंदर अच्छा खासा पोटेशियम है, एंड खासकर जो छिलके वाली दाल है। तो खिचड़ी एंड दही ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपको फ्लूइड को एंड इलेक्ट्रोलाइट को रीबैलेंस करने का। नॉर्मल सलाइन इज नॉट आइडियल, ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना। हम अभी आप लोगों को नहीं पता, बट ज़्यादातर रेजिडेंट्स अभी भी नॉर्मल सलाइन शुरू करते हैं बिकॉज इट हैज़ नो पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट। जो मैंने अभी बताया कि हम पेशेंट को उल्टा डाइल्यूट कर देंगे। रिंगर लैक्टेट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड। आज जाके देखना कि रिंगर लैक्टेट क्या होता है, रिंगर लैक्टेट की कंटेंट क्या है। इंपॉर्टेंट थिंग इज रिंगर लैक्टेट के अंदर एसिटेट भी है एंड पोटेशियम भी है। In severe cases, fluids at the rate of 20 ml per kg per hour for the first 2-3 hours. Initially थोड़ा सा फास्ट करेंगे, पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा। देन we'll see the patient's hydration status, whether this patient is having some comorbidity, hypertensive है कि नहीं है, CHF तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है। then we'll cut the glucose. पहले तो हाइड्रेट करना है and start concurrent oral rehydration therapy if patient is not having vomiting. अर्ली फीडिंग इज द की। शुरू में अभी घर में ये सब बोलते हैं ना, कुछ नहीं खाना, 1 दिन 2 दिन नहीं, हमें अर्ली फीडिंग शुरू करनी है। क्योंकि अर्ली फीडिंग अगर पेशेंट टॉलरेट कर रहा है तो ठीक है, वॉमिट नहीं कर रहा, तो अर्ली फीडिंग से क्या होता है, जो गट के अंदर के बैक्टीरिया ट्रांसलोकेट होके बाहर जाते हैं वो नहीं जाते हैं। अर्ली फीडिंग लेने से जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यूकोजा को कवर करते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। So early refeeding decreases intestinal permeability caused by infections, reduces illness duration and improves outcome. So there are certain anti-motility drugs. आप लोगों ने ली होगी, कोई नाम याद है? डायरिया में टैबलेट देते हैं जो, रिडॉल का नाम सुना? सब रिडॉल सबने नाम सुना होगा, ठीक है। Consider these agents for symptomatic patients of toxin-induced diarrhea in adults only. बेसिक कंसेप्ट क्या है, एंटी मोटिलिटी ड्रग देने से जो इन्फेक्शन पेट के अंदर है वो पेट के अंदर ही रह जाएगा और ज़्यादा टाइम लगेगा उसको क्लियर होने में। नेचर का अपना कोर्स है। वो डायरिया क्यों कर रहा है? बिकॉज अंदर इन्फेक्टेड मटेरियल है एंड नेचर उसको बाहर फेंक रहा है। तो लेट इट बी, आप रिहाइड्रेट करो, रोको नहीं। रोकोगे तो अंदर वो ज़्यादा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा टॉक्सिन बनेगा एंड पेशेंट सेप्सिस में जाएगा। रोकना किस में है? जो टॉक्सिन इंड्यूस्ड हैं। टॉक्सिन इंड्यूस्ड कौन से हैं? जो खाने के तुरंत बाद बहुत जल्दी 3 घंटे 2-3 घंटे में हो रहा है। तो बहुत अगर डायर नीड है तो ही एंटी मोटिलिटी ड्रग्स यूज करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। देयर आर वेरियस एजेंट्स
ओपिएट्स, डाइफेनॉक्सिलेट, लोपेरामाइड. रिडॉल जो मैं बोल रहा था दैट इज लोपेरामाइड. लोपेरामाइड हैज द फ्यूएस्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी मोटिलिटी ड्रग्स. यूजुअली एक ही टैबलेट देते हैं एंड एसओएस देते हैं. देयर आर एंटी सीक्रेटरी एजेंट्स. रेडोटिल दैट इज रेसिकाडोट्रिल डिक्रीजेज हाइपर सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन इंटेस्टिनल ल्यूमन. जो ऑलरेडी लॉस हो रहा है उसको कम करेगा. देन वी कैन गिव एंटी स्पाज्मोडिक्स. जो पेशेंट को टेनिसमस होती है ना, पेन ऑफ डमन हो रहा है, बल पड़ रहे हैं, अलग अलग कंप्लेंट्स पेशेंट बताते हैं. देन इफ वी आर सस्पेक्टिंग इन्फेक्टिव डायरिया और अगर लैब टेस्ट के अंदर काउंट्स बढ़े हुए आ रहे हैं आफ्टर रिहाइड्रेटिंग द पेशेंट, वी कैन गिव एंटीबायोटिक्स. कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स आर क्विनोलोन्स. क्विनोलोन्स कौन से होते हैं? नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन. देन इनिशियली मैंने आपको बताया था स्टूल का करेक्टर देखने के लिए. अगर बिल्कुल वाटरी स्टूल आ रहा है तो वी कैन थिंक ऑफ कॉलेरा. इन दिनों में कॉलेरा इतना नहीं मिलता, बट बिल्कुल प्योर वाटरी स्टूल आता है. वी कैन स्टार्ट पेशेंट ऑन प्रोबायोटिक्स एंड जिंक. प्रोबायोटिक्स आर कॉमनली रिकमेंडेड बाय फिजिशियन टू लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ डायरिया. कमेंसल्स क्या होते हैं? अंदर गट के अंदर नॉर्मल अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं. तो अगर प्रोबायोटिक देते हो तो दे विल गिव अ फाइट टू द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. सो दिस इज द कंसेप्ट. So there are different antibiotics for different diarrheas. I'm not going into detail, that you have to learn. You can refer to your books. Then a word about, a little about chronic diarrhea. So मैंने अभी acute diarrhea की क्या definition थी आप तीनों के आने से पहले discuss करी थी? 2 weeks, less than 2 weeks diarrhea is acute diarrhea. More than 200 ml. ठीक है? And कितने frequency? Frequency of stool? At least 3 per day. ठीक है? आप लोगों के लिए. This is acute diarrhea. So 3 to 4 loose stools per day that last for at least 4 weeks. So again, these are the different questions we can ask the patient about symptom, onset of diarrhea, duration आ गया, then stool character, frequency of diarrhea, diarrheal pattern. Diarrheal pattern is very important in chronic diarrheas because patient खाना खाने के तुरंत बाद मोशन जाता है तो इरिटेबल बाउल हो सकती है. ठीक है? और दूसरे कॉजेज हो सकते हैं. देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीलिएक डिजीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ आईबीडी. क्रोनिक डायरियाज में फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. देन अदर रिलेटेड सिम्टम्स, क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कैन बी ऑफ 2 टाइप, कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट एंड डायरियल प्रिडोमिनेंट. तो अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो व्हाट आर द डिफरेंट एग्रीवेटिंग फैक्टर्स और रिलीविंग फैक्टर्स, एंड वेदर दे आर एसोसिएटेड विद फीवर एंड वेट लॉस और नॉट. Different intestinal causes of chronic diarrhea, chronic enteric or intestinal infections. There may be Salmonella typhi. कौन सी डिजीज करता है Salmonella typhi? टाइफाइड है ना. मोस्ट कॉमनली अपन जब देखते हैं पेशेंट बोलते हैं अपने को कि टाइफाइड है. ठीक है? तो इस केस में भी क्रोनिक डायरिया हो सकता है. देन डिफरेंट फंगाई, वायरसेस एंड स्ट्रेप्टोकोकस कैन आल्सो कॉज. देन देयर मे बी सर्टेन पैरासिटिक कॉजेस, अमीबाइसिस, जियार्डियासिस. ये नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड पानी पीने से हो सकती है ये सारी चीजें. ठीक है ना? अगर अनहाइजीनिक है, कोई गांव से आ रहा है तो अपने को हिस्ट्री में वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा. ठीक है? सो डिफरेंट माइल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, पोस्ट ऑपरेटिव एंट्रोकोलोस्टोमी. ठीक है? ये डिटेल में मत जाइए. लेक्सेटिव अब्यूज, बहुत से पेशेंट ऐसे मिलेंगे, एल्डरली पेशेंट्स, जो यूजुअली जिनको डायरिया रहता है और वो लेक्सेटिव्स लेते हैं. तो वो जब कॉन्स्टिपेशन रहता है और वो लेक्सेटिव लेते हैं, और जब लेक्सेटिव लेते हैं तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन के कॉन्स्टिपेशन के बाद में फिर 2-3 दिन 4 दिन डायरिया होता है, बिकॉज वो सब चीज़ तो अंदर इकट्ठी है. तो देन दे विल कम टू यू कि सब वो हमको तो डायरिया हो रहा है. आप क्या करोगे? वो उसको रेडोटेल और लोपेरामाइड दे दोगे, वो और कॉन्स्टिपेशन कर देगा.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क अबाउट द मेडिकेशन। जो पहले क्वेश्चंस बताए थे तो वो कौन से थे? एक तो एंटीबायोटिक कैन कॉज डायरिया, दूसरा इन पेशेंट्स के अंदर लेग्जेटिव कैन ऑल्सो कॉज डायरिया। जो लेग्जेटिव उसने किस लिए लिए हैं? कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो आप पूछ लोगे कि आप कोई लेग्जेटिव तो नहीं ले रहे हो, आप इसबगोल तो नहीं ले रहे हो, आप लैक्टुलोज तो नहीं ले रहे हो, ठीक है? तो ये अल्टरनेट डायरिया एल्डरली पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉमन मिलता है एंड वी मिस दैट। एंड वो रेजिडेंट आता है कि साहब उसको तो कॉन्स्टिपेशन हो गया और 4 दिन से मोशन ही नहीं गया। तो आप पूछते हो तो बोले साहब मेरे को तो पहले ही रहता था, मैं जब आपके पास में आया था तो मैं तो वो शीशी पी के आया था। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। So different causes of chronic diarrhea. Common causes are irritable bowel syndrome, then celiac disease, drugs मैंने आपको बताई, then infrequent is small bowel bacterial overgrowth, lymphomas, radiation, giardiasis, and rare are Whipple's, tropical sprue, amyloidosis, autonomic neuropathy, and factitious diarrhea. So toxin-induced gastroenteritis, very common in tropics like जो warm countries हैं, staph or Bacillus cereus, and obviously Vibrio cholera. Then gastroenteritis due to changes in mucosa because of certain viruses, Shigella and E. coli, and then mushrooms. ठीक है? mushrooms are very common in history कि कल मशरूम की सब्जी खाई थी और डायरिया हुआ। मशरूम कैन ऑल्सो कॉज चेंजेस इन म्यूकोजा एंड डायरिया। Then food poisoning, a foodborne disease outbreak where a cluster of 2 or more individuals develop similar symptoms following the ingestion of common food. Very common in our country, है ना? आउटिंग पे जाते हैं और बाहर गए पिकनिक पे और ऐसे अपने साथ में हो गया। The most common form of food poisoning is gastroenteritis following consumption of food containing pre-formed toxin or organism that produce toxin in the gut. Ingestion of contaminated food having pre-formed toxin, the symptom of acute upper intestinal upset start within 6 hours of ingestion. If the food contains organisms that produce toxin in the gut, the main feature in diarrhea that usually develop within 6 to 74 hours. Pre-formed है तो जल्दी होगा और अगर बैक्टीरिया है तो थोड़ा सा लेट होगा। Botulism is also a type of food poisoning that does not produce symptom of gastroenteritis. ये important है, ये MCQ है। What are the causes of chronic blood and mucus in stool? मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ बिकॉज आप लोगों को थोड़ा सा डायरिया का वो देना था। मेन चीज़ तो आपको एक्यूट और क्रोनिक की इटियोलॉजी बतानी थी आज। These are the different causes which cause blood and mucus in stool. Amoebic dysentery, bacillary dysentery, ulcerative colitis and Crohn's. ये कौन सी diseases हैं? Inflammatory bowel diseases, ulcerative and Crohn's. Then intestinal tuberculosis, malignancy anywhere in the gut, diverticulitis, enterocolitis and mesenteric vascular ischemia. जो मेजेंट्रिक वेसल्स गट को सप्लाई करती हैं, अगर वो उनमें एम्बोलस हो जाता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाता है, वो बंद हो जाती हैं तो गट नेक्रोज हो जाएगी एंड दैट कैन कॉज ब्लड इन स्टूल्स। ठीक है? चलो आई विल स्टॉप हियर।